वो जो पंजाब यूनिवर्सिटी वाले भाई हैं वो नहीं आए हुए? यहाँ भी था सबसे पहले पेज 371। पेज 371, पॉइंट नंबर 3। ईयर एंड क्या है? चले मैं देख लेता हूँ। रिलैक्स रिलैक्स यू पीपल, जस्ट रिलैक्स। PL had 6,000 unsold units। अनसोल्ड यूनिट्स क्या होते हैं? अनसोल्ड यूनिट्स स्टॉक। TL had 6,000 unsold units of product A as on 30 जून 2019, एक्वायर्ड एट 500। कॉस्ट ऑफ परचेज क्या है? 500। इन जून 19, हमारे साल के आखिरी महीने, द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए हैज फॉलन टू 350 पर यूनिट। IS2 कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। NRV लॉस 150 रुपया। 6,000 ज़रब 150, 9 लाख। नोट कर लें जी। वो पॉकेट कैलकुलेटर होते हैं ना, जेब में डालने वाले, तो समझ लें वो उस टाइप की कोई चीज़ है। तो 500 रुपये का कैलकुलेटर ख़रीदा था, लेकिन लोगों ने कहा अब तो मोबाइल में कैलकुलेटर आ गया, तो अब हम पॉकेट वाला कैलकुलेटर नहीं ख़रीदेंगे। तो उसकी मार्केट में प्राइस गिर के कितनी हो गई? 350। शुक्रिया जी हाइब्रिड में 5 मिनट लेट आने पे। अभी आ जाएं, जल्दी आगे आएँ। ओके, जल्दी जी बैठें सारे, देर आए दुरुस्त है। ओके, जो हजरात लेट तशरीफ़ लाए हैं, पहली डेड लाइन इग्नोर कर दें, पेज 371 निकालें और ये 3 लाइनें पढ़ें। इनका पहली डेड लाइन से कोई ताल्लुक़ नहीं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है 90% बच्चा इसको सही कर लेगा। कोई लफ्ज़ नज़र आया आपको इसके बीच में? चलें आप ट्राई करें, निकालें यार, फिगर निकालें। अब और कितना अब इंतज़ार करना है? अब ये अकाउंटिंग की चीज़ तो नहीं है, अब ये तो मैथमेटिक्स टाइप कैलकुलेशन है। बस एक फिगर मुझे बता दें कितनी आ रही है। लो जी, बात देख लो। अभी हरकतें इन लोगों की। TL एक्वायर्स प्रोडक्ट ए अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। भाई हम कॉन्ट्रैक्ट परचेज का कर चुके हैं, पॉकेट कैलकुलेटर हम खरीदने का माहिदा कर चुके हैं। इन विच TL हैज़ टू बाय 10,000 यूनिट्स। फंस गए हम, 10,000 यूनिट हमने खरीदने हैं प्रोडक्ट ए के हर महीने। कितने का? एक 500 का। द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड टिल 31 अगस्त 19, अगले साल के जुलाई और अगस्त 2 महीने। कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड टिल 31 अगस्त 19, एंड इफ TL डिसाइड टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट देन इट मस्ट पे अ कैंसिलेशन पेनल्टी ऑफ, और माजरत ऊपर वाली फिगर भी यूज होगी, 350 पर यूनिट का ये बिकना है। मार्केट प्राइस गिर गई है बेचारे की। TL इज ऑफ द व्यू डेट मार्केट मे नॉट इंप्रूव इन नियर फ्यूचर, और मार्केट इंप्रूव होने का कोई उम्मीद नहीं है। चलें जी, इफ आई ऑनर
मैं खरीदूं तो मेरा आउटफ्लो, अगर मैं खरीदूं तो मेरा आउटफ्लो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 मंथ्स मल्टीप्लाइड बाय 10 million, 10,000 into 2 into 3 in this case, and if I cancel ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, प्रोविजन बनाएंगे 3 मिलियन की। कितने लोगों ने ये 3 की फिगर निकाल ली थी? ओके, सलासे की क्लास से कौन आया? कोई नहीं आया मेरे ख्याल से अभी तक। आ गए हैं? अच्छा, किधर है तेरा बड़ी? अच्छा, और आपका बड़ी? अच्छा, किसी ने कोई चीज़ ऑब्जर्व की हो इस सवाल में और क्लास वाले सवाल में? अच्छा, कई दफ़ा सेल प्राइस लॉक करके कॉन्ट्रैक्ट ऑनरस बन जाते हैं और कई दफ़ा परचेज प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ के कॉन्ट्रैक्ट ऑनरस बन जाता है। ये मैं सुनना चाह रहा था। डॉलेंस ने सेल का कॉन्ट्रैक्ट करके फंस गया था, ये बंदा परचेज का कॉन्ट्रैक्ट करके फंस गया है। मैं एक मिसाल देता हूँ, ज़रा समझने की कोशिश करें, फिर आपको इंशाल्लाह ये नोट भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आसान सी मिसाल देता हूँ, शायद समझ आ जाए। होंडा वाले जनरल टायर से वादा कर बैठे हैं कि हमने तुमसे टायर ख़रीदने हैं और टायर हम 15,000 रुपये का एक ख़रीदेंगे। अब बेचारे होंडा वाले उतने का बेच नहीं पा रहे, तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करके फंस गए हैं? परचेज का। इसी तरह होंडा वाले डॉलेंस वालों से वादा कर चुके हैं कि हर महीने आपको एक गाड़ी बेचेंगे, लेकिन पता चल गया कि मटेरियल बहुत महंगा हो गया है। मटेरियल जरूरत पड़ेगी तो खरीदते रहेंगे साथ साथ, मटेरियल बहुत महंगा हो गया है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करके फंस चुके हैं? तो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट सेल का कॉन्ट्रैक्ट होता है या परचेज का कॉन्ट्रैक्ट होता है? वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई सा भी हो सकता है। तो लेकिन इसमें हम परचेज का कॉन्ट्रैक्ट करके फंस गए और कल क्लास वाले सवाल में सेल का कॉन्ट्रैक्ट करके फंस गए थे। तो पता ये चला जिंदगी में ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने चाहिए, तो साथ साथ चीजें खरीदते बेचते रहें, बस ठीक है। फिर अगर वादा कर लिए कि अब खरीदते हैं तो फिर खरीदने पड़ेंगे हमें। चलें ठीक है जी, अब जिन हजरात ने आना था वो अब आ चुके होंगे, अब और हम कितना इंतज़ार करें। तो IS 1037 में मैंने कहा था इफ्रिक 1 वाले सवाल हमने करने हैं आज। तो भाईजान आ गए हैं, पीछे क्या रह गया? शुरू ना करें आप? अच्छा, तो आपका इंतज़ार कर रहे थे हम। पेज नंबर 380। वो आतिफ अनवर नहीं होता था चाचा के पुत्र, मर गया यार। आतिफ अनवर ACA इज फाइनेंस मैनेजर एट ठंडी कोल्ड कॉफ़ी लिमिटेड। हम तो गर्मियों में सवाल पढ़े हैं ना। एट कोल्ड कॉफ़ी लिमिटेड एंड रिपोर्ट्स टू जमाल अहमद FCA। पेज नहीं बताऊंगा मैं, ये पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका पेज नहीं होता कोई। ये आप लोग ही ख़राब करते हैं शायद। देखे ऑन रिटर्निंग फ्रॉम लीव्स, कौन छुट्टियों पे गया हुआ था? को मुंह हिलाए आए में, तो कौन छुट्टियों पे गया हुआ था? ऑन रिटर्निंग फ्रॉम लीव। आगे देख लिया आप लोगों ने। आतिफ नोटेड दैट ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 19 वी हैव जनरेटर वी हैव नो लिमिट, वी विल क्रॉस लिमिट्स टुडे इन क्लोजिंग द क्लास।
अच्छा, on returning from leaves, Atif noted that draft financial statements for the year ended 31 December 2019 have been prepared. He found that financial statements have not been updated for the revision in decommissioning. भाईजान चुड़ैल आई है, भाईजान चुड़ैल आई है या डैन आई है? बोले बोले बोले, साथ वाले को बोले तू चुड़ैल नहीं तो डैन है, मेरी बारी पे अच्छा आगे चले। He found that financial statements have not been updated for revision in decommissioning costs related to plant as advised by engineering department. Financial statements have not been updated for revision in decommissioning. Revision in decommissioning cost का क्या मतलब है? चेंज इन अमाउंट है, एस्टीमेट जो चेंज हुआ है ये वो वाला है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज डैन, नहीं चुड़ैल, पहली क्लास वाले मिक्स हो रही है ना चुड़ैल डैन, अब आप लोगों को तो पक्का पक्का पता होगा, तो ये चुड़ैल है। अच्छा, रिलेटेड टू प्लांट एज एडवाइज बाय इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एट द स्टार्ट ऑफ 19, ही फाउंड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव नॉट बीन अपडेटेड फॉर रिवीजन एट स्टार्ट ऑफ 19। बच्चे पूछते हैं कि सवाल में हमें मिला नहीं था कि किस दिन डीकमीशनिंग का एस्टीमेट रिवाइज हुआ, तो बाहर निकल के दोस्त ने बताया एट स्टार्ट ऑफ 19, नहीं 1 जनवरी 19 ने लिखा हुआ था ना सर, ये क्या बात हुई सर? सवाल में लिखा होता था ऑन 30, तो बताएं जी एट स्टार्ट ऑफ 19 का क्या मतलब है? डीकमीशनिंग का एस्टीमेट किस दिन रिवाइज हुआ? 19 के। अच्छा सर, एट स्टार्ट भी लिखा हो सकता है 1 जनवरी की बजाय, ये भी बता के भेजना था हमें। आतिफ डिस्कस द मैटर विद जमाल, आतिफ ने जमाल से कहा कि भाईजान डीकमीशनिंग का एस्टीमेट रिवाइज नहीं हुआ, और चुप तेरी ऐसी की तैसी, तो उसने कहा फाइनलाइज कर दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट रिवाइजिंग द डीकमीशनिंग कॉस्ट, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रॉफिट इस वजह से डिक्रीज हो जाने हैं अगर रिवाइज कॉस्ट पे चीज़ों को लेके गए। प्रॉफिट इसलिए डिक्रीज होंगे कि प्राइस बढ़ जाएगी और डिफिशिएंसी ज़्यादा आएगी ना, तो ये तो वही बॉस एम्प्लॉय को गलत काम करने का कह रहा है और तो कुछ भी नहीं है, ये तो वो घिसा पिटा एडजस्टमेंट है। नहीं सर, एथिक्स भी IAS 27 के साथ मिक्स करके आ सकता है। सर मैं क्लास के बता रहा हूँ, मुझे बताएं क्या क्या मिक्स करके आ सकता है। अच्छा जी, दूध और दही। डीकमीशनिंग कॉस्ट related to plant, well we are very fresh, we are very lucky to have ample of time non-stop inshallah. Decommissioning cost related to plant has increased from initial estimate of 50 million to 88 million. Applicable discount rate is 12%. This plant has an earning life of 6 साल when it was purchased on 1 July 2017 at a purchase price of 860. HCL uses the cost model. शुक्र है 2 कॉलम बनेंगे, एसेट और प्रोविजन वाला। And its PP. Compute the change in profit, change in assets, change in liabilities if revised decommissioning cost is included in financial statement. वो कहते हैं मैंने इंक्लूड नहीं की, अगर करूं तो क्या होगा। मैं यहां पे ना आपको 1 मिनट दे रहा हूं सोचने के लिए कि आप क्या करते पेपर में जब आपके लिए ये सवाल अनसीन सा आता। 1 मिनट सोचने के लिए, बोलने के लिए नहीं, थोड़ा सा सोच ले तसल्ली से। हमारा साल है 19, हम 1 जुलाई 17 से 31 दिसंबर 18 तक 1.5 साल की जम मारेंगे, 1.5 साल की जम मार के टाइम सेव करेंगे। 19 के साल की कैलकुलेशन 2 तरीके से करेंगे, एक वो वाली जिसमें डीकमीशनिंग डाले बगैर चेक कर लेंगे, एक डीकमीशनिंग, ये 2 कैलकुलेशंस करनी थी पेपर में, एक डीकमीशनिंग डाले बगैर और एक डीकमीशनिंग डाल के, डाले बगैर और डाले भाई तो काम तो बड़ा सादा सा है, स्टार्ट करते हैं। मैं वैसे ओरिजिनल कैलकुलेशन पहले कर दूं अगर आप अलाउ करें। ओरिजिनल कैलकुलेशन में भी वर्किंग 1 6-7 लाइनें छोड़ दें आप लोग, ताकि जवाब मेन जो हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट है वो फॉलो हो जाए। पहले 6-7 लाइनें छोड़ दें जी। वर्किंग नंबर 1, यार आप टाइम ज़ाया ना करवाइएगा, बस एक हल्की सी कैलकुलेशन करके आपने मुझे दिखानी है। एसेट लिखें इधर और इधर क्या लिखें? प्रोविजन। डेट बताएं जी, 1 जुलाई 2017। कॉस्ट बोलें जी,
860, इसको अंदर रखें और प्रोविजन की वैल्यू कैलकुलेट करें। किसी को पता ढूंढे जरा कोई इनिशियल एस्टीमेट कहीं मिल रहा है? डीकमीशनिंग कॉस्ट रिलेटेड टू प्लांट हैज इंक्रीज फ्रॉम इनिशियल एस्टीमेट ऑफ 50। तो जब कभी खरीदा था तो क्या था एस्टीमेट? इनटू रेज टू पावर माइनस 885.3। अच्छा, एम आई अलाउड टू मारा जंप ऑन 31 दिसंबर 18, 1.5 साल की जंप मार दे। डेप्रिसिएशन कब से कब तक की? 1 जुलाई 17 से 31/12/18 तक की। 885.3 डिवाइडेड बाय 6, ये 1 साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी स्लैश इंटरेस्ट। इकतीस 12/18 664। जी भाई, 50 इंटू 1.12 रेज टू पावर। तसल्ली, कोई जल्दी नहीं, क्या हो गया? पूरा ना भाई, पूरा 17 आधा 18, 1.5 साल हो गया। टोटल 6 माइनस 1.5 4.5 तो 4.5 30.02। ठीक है ना 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 1.5 साल का इंटरेस्ट उसका 4 डालने, 4 भी नहीं डालने का दिल चाहता। 1.5 साल का इंटरेस्ट क्या करना है फिर? उसका फायदा क्या होगा? कुछ भी नहीं। अच्छा जी, अब ब्लू मार्कर या रेड मार्कर? ये तो पहली क्लास वाला है ना। ब्लू मार्कर, यार ब्लू मार्कर जो है ना शॉर्ट हुआ हुआ है भाई, आज पता चला ब्लू मार्कर। हाँ जी, क्या लिखूं यहां? एट स्टार्ट ऑफ 19 एस्टीमेट रिवाइज हुआ है, सवाल ने बता दिया है रिवाइज्ड सीए। जी भाईजान, ये चुड़ैल है, किस साइड से आएगी? इस साइड से आएगी, और ये अपने असरात एसेट पे छोड़ेगी क्योंकि कॉस्ट मॉडल है। 88 है, मैं बता देता हूं, ठहर जी, चलें। हैज इंक्रीज फ्रॉम इनिशियल एस्टीमेट ऑफ 50 टू 88। क्या लायबिलिटी बढ़ रही है? लायबिलिटी का बढ़ना गम की बात है, बट इस गम को एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज, P&L में जा रहा हूं, एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज करके डेप्रिशिएट कर दीजिएगा। इसको P&L में लेके जाना, ये रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं है, तो इसको कैपिटलाइज करें। यकम जनवरी 19 चेंज इन एस्टीमेट। ओके, डेट ना डालिएगा डेप्रिसिएशन निकालते हुए। 31/12/19 की डेप्रिसिएशन निकालनी है भाई। उधर ना जाए ना, उधर कुछ भी नहीं अब रह गया, मैं इधर कर रहा हूं सवाल। 686.8 डिवाइडेड बाय पूरा 17 आधा 18, 1.5 साल, स्टिल 4.5 साल बाकी है। अच्छा, पूरा 17 आधा 18, पूरा आधा 17 पूरा 18, बट 1.5 हो गया ना, जो भी है आ जा। अच्छा जी, 4.5। लेकिन अब मुझे सिर्फ 1 साल की डेप्रिसिएशन चाहिए बस, वो तो मैंने जंप मार रहा था। डेप्रिसिएशन के साथ स्लैश इंटरेस्ट लिख लिया करना है, कभी गलती नहीं होगी फिर आपकी।
530 31 12 19 जी माइनस 3.5 जी इट शुड हैव बीन डन, डेट्स व्हाई मैंने ऊपर ओरिजिनल लिखा है। ये फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होना चाहिए था, लेकिन ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ और हो चुका है। तो चलो अच्छा हुआ भाई, कम से कम एक कॉस्ट मॉडल का सवाल तो रिवाइज हो गया क्लास में। कॉस्ट मॉडल का एक सवाल रिवाइज हो गया। उसने अब ये मुझे ये फील हुआ है कि चुड़ैल आ रही थी, उसने आंखें बंद कर ली हैं, तो बस अब फिर भुगतो फिर जी। रॉन्ग या डन बाय अकाउंटेंट, रॉन्ग तो अजीब सा लगता है, डन बाय अकाउंटेंट, डन बाय अकाउंटेंट। थोड़ी सी राय दें मुझे, मैं शुरू से शुरू करूं या यहां तक? तो पिछले सालों तक कोई मसला नहीं, यहां से यहां करो ना। अब तो मैंने टाइम सेव करना है पेपर में, मैंने कहा था मजबूरन 2 दफ़ा कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, तो यहां से शुरू कर लेता हूं, और ये तो कैलकुलेशन वैसे ही काफ़ी जल्दी हो जाएगी। वर्किंग नंबर 2, डेट डिस्क्रिप्शन एसेट प्रोविजन। अब हम कैलकुलेशन करें विदाउट चुड़ैल। इस फिगर को यूज कर लें, यहां तक तो कोई गलती नहीं हुई थी 1.5 साल पिछले। इन फिगर्स को, चलती हुई फिगर्स को यूज कर सकते हैं, यहां से उठा लें, चलती हुई फिगर्स को यूज कर लें। अगर आपको थोड़ा सा मसला हो रहा है तो मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूं ताकि जरा समझ आ जाए। चलती हुई फिगर्स को यूज कर लें। कैरिंग अमाउंट और 30। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सिर्फ डिडक्शन चार्ज करनी है, क्योंकि उसने फिर एट स्टार्ट ऑफ 19 एक चीज करनी थी, नहीं की। तसल्ली से सोच के, हाँ जी, वो नहीं 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 ठहर तो सही। प्रोविजन का उसने असल में अब जो अगली कैलकुलेशन की होगी वो भाईजान 50 की बेस पे की होगी। तो एक देख लेना दो मुझे, 1.5 साल तक तो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अगर आपने पूरा कॉपी करना है तो बिल्कुल ऐसे ऐसे कॉपी कर लें ताकि देखने में आप जरा कंफर्टेबल फील करें। रेज़ टू पावर माइनस 4.5, तो पूरा कॉपी करें एज इट इज। देयर वाज नो प्रॉब्लम टिल 31/12/18। एट स्टार्ट ऑफ 19 अ प्रॉब्लम अकर्ड, जो करना था नहीं किया। तो अब अल्लाह का शुक्र है नॉर्मल तरीके से आप डिडक्शन कैलकुलेट करें, कोई मसला ही नहीं। बेशक डेट भी लिख दें, कोई मसला नहीं, क्योंकि लेके ओरिजिनल लाइफ को ही चलना है। रिमेनिंग लाइफ तो तब निकालते जब कोई मसला होता। कॉस्ट कितनी, यहां से थोड़ी सी नकल मारनी पड़ेगी, सॉरी प्लीज, मैं क्या करूं। 885.3 डिवाइडेड बाय 6, इसको किस तरह निकालेंगे? 50 पे, 50 पे, बिकॉज वी हैव मिस्ड दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ लाइफ चुड़ैल। 3.5 उसी तरह देखें ना, आप चीज़ को सिंपल रखें। बस सवाल कहता है कि मैंने एस्टीमेट रिवाइज नहीं किया, तो बस फिर कीप इट स्टेटस को लफ्ज़ से होता है, स्टेटस उसी तरह रखे सारी कैलकुलेशंस का। माइनस 3.5, रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं था, इसलिए हमारे सवाल में रेड वाला मार्कर यूज नहीं करना पड़ा।
इट शुड हैव बीन डन, इट वॉज डन। जिनको मसला है वो पहली 2 लाइनें भी लिख लीजिएगा घर जाके, टाइम नहीं ज़ाया होना है पेपर में। तो एक कैलकुलेशन हमने करके रख ली विद चेंज इन एस्टीमेट और एक कैलकुलेशन करके रख ली विदाउट चेंज इन एस्टीमेट। अब मेरी आंखों के सामने सिर्फ कौन सा साल होना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कशन, ये भी मैं ज़रा कर लूँ ताकि आप इसमें भी ज़रा कंफर्टेबल फील करें। मेरी आंखों के सामने सिर्फ 19 का साल होना चाहिए डिस्कशन के लिए। अब 2 मेथड हैं, मैं दोनों आपको करवाता हूं, जो भी आपको पसंद आया। चेंज इन प्रॉफिट्स, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। 2 मेथड्स हैं। एक मेथड आपको ज़रा आसान लगेगा, वो मैं आपको ज़रा करके, ये मैं इसके नीचे कुछ नहीं कर रहा, मुझे जगह उधर है ज़रा। एक सवाल हम क्या करते थे, अनएडजस्टेड फिगर्स से किन की तरफ जाते थे, एडजस्टेड फिगर्स की तरफ, याद आ रहा है? ये उसी सवाल का छोटा भाई है, लेकिन इसने सिर्फ चेंज पूछी है। उस सवाल में होता था अनएडजस्टेड एसेट्स गिवन होते थे, मैं कोई चीज डाल के एडजस्टेड निकालता था। ये उसी सवाल का छोटा भाई है, इसने अनएडजस्टेड प्रॉफिट्स, एसेट्स और लायबिलिटीज बिजनेस के नहीं दिए, बिजनेस का प्रॉफिट कहीं नहीं दिया हुआ। तो अनएडजस्टेड से एडजस्टेड फिगर्स की तरफ लेके चल रहे, या उसके दरमियान वाला कुछ 4 है, किसमें, प्रॉफिट्स में, एसेट्स में और लायबिलिटीज में। क्या अनएडजस्टेड फिगर्स दी? मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि ये पैटर्न आपके जहन में रहे। अब जो इनका जो भी होगा, इधर मैं चेंज डालूंगा, इनमें मैं चेंज डालूंगा। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं डेप्रिसिएशन। 152.6 और 147.6 डेप्रिसिएशन। डिफरेंस लें 152 और 147 का, एग्जैक्ट 5 से डेप्रिसिएशन, वर्किंग नंबर 3, 5 से डेप्रिसिएशन बढ़ा दें। इंटरेस्ट क्या करें, खर्चे बढ़ाने से प्रॉफिट खर्चे बढ़ाने से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अलग अलग भी शो कर सकते हैं, इकट्ठा भी शो कर सकते हैं। डिक्रीज इन प्रॉफिट जी कितनी, 7.8 जी। जो असल में ऊपर जगह छोड़ी थी उसमें ये एंड पे मैंने इस लाइन को भी कटवा देने, इस लाइन को भी कटवा देने। एग्जामिनर को बस डिक्रीज इन प्रॉफिट शो करेंगे, क्योंकि ये ज़रा पुरानी चीज़ जैसी याद रहे ज़रा बात। ऑब्वियसली इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन P&L में जाती है ना। अच्छा, नहीं, एसेट्स का कैरी डाउन क्या आना चाहिए था, 534.2, क्या कैरी डाउन आ गया, क्या करें जी, एसेट्स जरा बताएं, 534.2 वर्सेस, ऐसा काम IFRS 9 में एक दफा किया था, क्या करें, इंक्रीज इन एसेट्स 17.8, लायबिलिटीज का कैरी डाउन
लाइबिलिटीज का गलत कैरी डाउन, एग्जामिनर को शो कर रहे हैं ना सब कुछ। 59.2 वर्सेस क्या, इंक्रीज इन, वैसे आपने अगर डिक्रीज इन प्रॉफिट लिख दिया तो नेगेटिव साइन नहीं भी लगाएंगे तो कोई मसला नहीं, बस उसको चेंज ही बतानी है ना कितनी आई। लेकिन अगर प्रॉफिट्स दिए होते तो फिर नेगेटिव साइन लगा के एडजस्टेड प्रॉफिट्स नीचे निकाल लें। हाँ जी बिल्कुल आई एग्री हुआ है, इसलिए मैंने दोनों कैरी डाउन्स को कंपेयर किया। सभी ऑब्वियसली पेपर में बंदे का माइंड डिफरेंट तरीके से चल रहा होता है, तो एक और तरीका मैं आपको दिखाने लगा हूँ। इसमें तो मैंने डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट फॉर द ईयर को कंपेयर किया है और एसेट और लाइबिलिटी को एज ऑन कंपेयर किया है, क्योंकि वो P&L टाइप चीज़ है और वो बैलेंस शीट टाइप चीज़ है। फोकस कीजिएगा मैंने क्या फिक्रा बोला है। डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को मैंने फॉर द ईयर कंपेयर किया है और एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का एज ऑन वाला कंपेयर किया है, क्योंकि एक P&L टाइप चीज़ है और एक यहाँ से हमारा बन गया। और कभी ज़िंदगी में एंट्री बनानी हुई तो एंट्री भी इसी तरह से बनेगी, एसेट डेबिट प्रोवी रेक्टिफाइंग एंट्री, एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, खर्चे डेबिट, खर्चे डेबिट, ये दोनों खर्चे बढ़ाने हैं ना, तो ये रेक्टिफाइंग एंट्री ओवरऑल भी एक बन सकती है। अच्छा एक और तरीका है, वो शायद आपको ज़्यादा पसंद आए, दैट वुड बी ओरिजिनल एंट्री, अकाउंटेंट की गलत एंट्री और रेक्टिफाइंग एंट्री। ये भी एक तरीका है, ये ज़रा तरीका कर लेते हैं। ओरिजिनल एंट्री, ना 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 प्लीज, पीपी डेबिट, हाँ जी नहीं, वो तो फिर कोई IAS 8 टाइप कॉन्सेप्ट होता, ये तो फॉर द ईयर ही गलती हो रही है ना। हाँ डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट फॉर द ईयर हम सही कर रहे हैं ना, लेकिन वो तो फिर IAS 8 का एक प्रॉपर सवाल बनता है, वो तो फिर बहस ही पूरी अलग है। हाँ जी ये नहीं 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 नहीं, असल में एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन का खाली फर्क नहीं पड़ता, डीकमीशनिंग की प्राइस भी तो चेंज डालती है और प्रोविजन में भी डीकमीशनिंग की प्राइस चेंज डालती है। तो नहीं नहीं नहीं, सिर्फ इसी साल का फर्क पड़ेगा ना, इसी साल गलती हुई है। तो एक शॉर्टकट तरीका मैंने आपसे शेयर किया कि डेप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन से कंपेयर करें, इंटरेस्ट को इंटरेस्ट से कंपेयर करें, क्योंकि ये फॉर द ईयर है। एज ऑन एसेट को एज ऑन एसेट से कंपेयर कर लें, अब इसमें ये चीज़ भी कवर हो जाएगी, ये भी कवर हो जाएगी खुद ही। और एज ऑन लाइबिलिटी में ये दो चीज़ें खुद ही कवर हो जाएंगी जब आप उधर एज ऑन लाइबिलिटी से कंपेयर करेंगे। लेकिन समवन कैन गो फॉर दिस सेफ अप्रोच एज वेल कि जनरल एंट्रीज करें, पीपी डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 22.8 और अगली एंट्री बोलें डेप्रिसिएशन डेबिट पीपी क्रेडिट। ऐसे में फिर वो कम्युनिडेशन बहुत तंग करती है, तो कम्युनिडेशन फिर परेशान करेगी आपको। और इंटरेस्ट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 6.4, ये ओरिजिनल एंट्रीज हो गई। अकाउंटेंट की एंट्रीज, चले मेरे पास जगह काम है, डेप्रिसिएशन डेबिट इंटरेस्ट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 3.6। अच्छा अब आप तसल्ली से 1 मिनट कैलकुलेटर पकड़ें, लिखें प्लस 22.8,
-152.6 लिखें लिखें लिखें, -152.6। क्या जवाब आया? -129. एसेट क्रेडिट होना चाहिए था 129.8 से। ये एक स्किल है जो आनी चाहिए आपको, बहुत बड़े हो गए हुए हैं। एसेट क्रेडिट कितने से हो गया? 147.6 से। अब क्या करूं? एसेट कम होना चाहिए था इतने से, कम कर दिया इतने से। क्या करूं? बढ़ा दें कितने से? 17.8 से। 17.8 से। पहला वाला तरीका ज्यादा आसान था, लेकिन ये एक स्किल है भाई, ये भी तो आनी चाहिए ना, ये भी तो आनी चाहिए। दोबारा देख लो यार, ये तो बहुत सिंपल स्किल है। एसेट डेबिट होना चाहिए था 22 से, क्रेडिट होना चाहिए था 152 से। एसेट कम होना चाहिए था, हमने कम किया, हमने ज्यादा कम कर दिया। तो कितने से कम करना था? और सादा सी बात, कितना क्रेडिट करना था? ये कितना क्रेडिट कर दिया? ज्यादा। अब क्या कर दें? डेबिट। तो रेक्टिफाइंग एंट्री डेबिट पीपी। वो पिछले साल वाला कर लो डिस्कस क्लास के बाद आके। अभी जो हो गया इस साल उसको, हाँ IS8 है, फिर पूरा हर टॉपिक में फिर IS8 डाला जा सकता है, नेवर एंडिंग स्टोरी है। 7-8 नंबर का है, आप लोगों को फिर हर चीज़ ही आ सकती है वो तो, लेकिन 7-8 नंबर ही आने ना FR1 से, वो भी ज़रूरी नहीं आते हैं हर दफ़ा। पहले तो 92 मार्क्स की तैयारी तो कर लें, फिर 8 नंबर के सवाल भी ले लेंगे फिर। ओके चलें जी, नेक्स्ट। डेप्रीसिएशन डेबिट होनी चाहिए थी, हो गई, तो डेप्रीसिएशन और बोलें बढ़ा दें 5 से। ये स्किल आसान सी है, डेवलप करें। इंटरेस्ट डेबिट होना चाहिए था, हुआ सिर्फ अब अकाउंटेंट तो इस तरह का नहीं होता कि उसको ओरिजिनल रॉन्ग दे दीजिए और वो रेक्टिफाइंग में सर पकड़ के बैठ जाए। यार क्या होना था क्या हो गया, अब बड़े हो गए हो, अब कंपेयर करके वर्सेस वाली गुजारो। प्रोविजन क्रेडिट, क्रेडिट होनी चाहिए थी, क्रेडिट होनी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी कितने से? 29.2 से। और कितने से बड़ी? कितने से बढ़ा दें क्रेडिट? 20। So it is rectifying entry if he has made the requirement in question, pass the adjusting entries। ये भी रिक्वायरमेंट आती है, कई दफा आती है, पास द एडजस्टिंग एंट्रीज। इसको तो ज्यादा अच्छे तरीके से हमें नोट करना चाहिए। आप बताते हैं एसेट बढ़ाएंगे, लायबिलिटीज बढ़ाएंगे, और खर्चे बढ़ाने से प्रॉफिट कम हो जाए। बोथ अप्रोचेज आर एक्सेप्टेबल। नहीं नहीं नहीं, रेक्टिफाइंग भाई इकट्ठी होती है। रेक्टिफाइंग साल के एंड पे आके एक ही दफा छिक्के रखते हैं हम। ठीक है कोई नहीं, अलग-अलग भी आमने सामने हो जाते हैं, कोई मसला नहीं, इकट्ठी भी कर दें, कोई मसला नहीं। Well, may I say this? I am considering this as challenging, but I am astonished that you are considering this as challenging.
Well, I am really astonished. You are considering this as challenging. It is not challenging at all. मैं यानी बात आपसे ये कह रहा था कि एनु औखा समझना चाहता थी, उसी एनु औखा समझ रहे हो। तो इसमें तो औखा समझने की बात नहीं है। अब अकाउंटेंट को ओरिजिनल रॉन्ग दे दी जाए तो रेक्टिफाइंग कर लेता हूँ। डेटर डेबिट करना था 2 से, डेबिट कर दिया 1 से। नहीं सर, ऐसे तो फिर हम भी बता देंगे, इस तरह की तो ना मिसालें दिया करें ना। नहीं, फिर भी बता दें। फिर डेटर को अब क्या करना है, मुझे ज़रा सोच रहा हूँ मैं। डेबिट करना था 2 से, डेबिट कर दिया 1 से, तो 1 से और डेबिट कर दें। ये बड़ी बात बताई, तो ये बात थी। तो अगर तो आपने चेंज देखनी है ना, तो एक तरीका ये है, फॉर द ईयर वाली चीज़ों को फॉर द ईयर से कंपेयर कर लें और एज ऑन वाली को एज ऑन से कंपेयर कर लें। या दूसरा हल ये है कि इस साल में ही मसला आया है सिर्फ, तो ओरिजिनल रॉन्ग और रेक्टिफाइंग एंट्रीज कर लें। जी सर, ये डायरेक्ट तो नहीं हो सकता 88 माइनस 50 का 38 को फिर सर इसको ऊपर डिस्काउंटिंग करें 25.6 आ जाएगा। you are above mashallah whole class, so that approach is really risky. जो था हमने जेब में दे दिया, हमने इस जेब में हाथ नहीं डाला असल में। अच्छा चलें, ये दोबारा पढ़ लें। असल में सवाल दोबारा पढ़ लें। छुट्टियों से आने के बाद आतिफ ने नोट किया कि ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड। हैव बीन प्रिपेयर्ड का मतलब है एंट्रीज हो चुकी हैं। ही फाउंड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव नॉट बीन अपडेटेड फॉर रिवीजन इन डी कमीशनिंग। उसको पता चला कि रिवीजन इन डी कमीशनिंग अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई। एज एडवाइज बाई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने साल के शुरू में कह दिया था मजदूर एंकी पेंकी कर रहे हैं, इन्होंने जान ले लेनी है। स्टार्ट ऑफ 19 में इंजीनियरिंग वालों ने बता दिया था। ऑन रिटर्निंग फ्रॉम लीव्स आतिफ नोटेड दैट ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 19 हैव बीन प्रिपेयर्ड। मैं ये चैलेंजिंग समझ रहा हूँ कि इस अंग्रेजी से वो कैलकुलेशन बनाएं, ना कि उस कैलकुलेशन से 4 डाल के रेक्टिफाइंग एंट्रीज करें। तो he found that financial statements have not been updated for revision in decommissioning cost related to plant as advised by engineering department। क्या नहीं हुआ? decommissioning की रिवीजन रिकॉर्ड नहीं हुई। आतिफ डिस्कस द मैटर विद जमाल, यानी कि चुड़ैल आई थी, हम घर भाग गए उसको देख के। आतिफ डिस्कस द मैटर विद जमाल, ये इतनी सी 2 लाइन सिर्फ एथिक्स की है। तो बॉस एम्प्लॉय को गलत काम करने को कह रहा है, तो बॉस ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ बॉस मे बी इन द ब्रीच। तो बॉस में वही 3 बातें, इंटेग्रिटी नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, और प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है। ऐसी हरकत करने को कह रहे जिससे प्रोफेशन के नाम पर आंच आएगा, आएगा पता नहीं। डीकमीशनिंग कॉस्ट रिलेटेड टू प्लांट हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम इतने टू इतने। दिस प्लांट हैड अ यूजफुल लाइफ ऑफ 6 years विच इट परचेज ऑन रकम जुलाई 17। HCL यूजेज द कॉस्ट मॉडल। बड़े सॉफ्ट तरीके से सवाल ख़त्म हो गया। अब क्या नहीं हुआ था? 5088 पर नहीं गया था। कब नहीं गया था? ये चैलेंज था असल में पेपर में, एट स्टार्ट ऑफ 19। तो अगर नहीं गया था तो ये हुआ होगा, अगर चला जाता तो ये होता। कंट्रोल F करें। ग्लेडिएटर पेज नंबर 400। अच्छा सॉरी, सवाल का जवाब क्या था? चेंज इन प्रॉफिट्स विल डिक्रीज बाय, बस ये इंग्लिश में लिख के आ सकते थे। The assets will increase by, the liability will increase by। रेक्टिफाइंग एंट्री में जो बना है ना उसको अंग्रेजी में लिखना है, इज कॉल्ड एज चेंज द एसेट्स बाय 17 या इंक्रीज द एसेट्स बाय 17।
नहीं नहीं, चेंज तो नहीं लिखे ना आप। इंक्रीज द एसेट्स बाय 17, इंक्रीज द लाइबिलिटीज बाय, इंक्रीज द खर्चा बाय 5 + 2.8। फराज इधर चार्टेड अकाउंटेंट, ये एक और बंदा आया अब आपके पास, माशाल्लाह बरात लगी हुई है इधर सीएस की। फराज इज चार्टेड अकाउंटेंट एंड एम्प्लॉयड एज फाइनेंस मैनेजर ऑफ ग्लेडिएटर लिमिटेड। ही हैज़ रिसेंटली रिटर्नड आफ्टर अ लॉन्ग, तो ਤੁਹਾਡੀ छुट्टियां नहीं मुकदियां अकाउंटेंट्स दियां। इधर हम भी हैं कि तलाश कर रहे हैं छुट्टी का भाई ज़िंदगी में। अच्छा, आफ्टर अ लॉन्ग मेडिकल लीव एंड हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लो इधर भी कोई कड़ीच फ्राई हुआ होगा। फॉलोइंग फिगर्स आर रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रॉफिट, एसेट्स और, इस सवाल ने गलत फिगर्स दे दी हैं, प्रॉफिट्स, एसेट्स और लाइबिलिटीज। भाईजान मिटा दिया जाए इसको, वरना इसी सवाल की तस्वीरें खींची जाती रहेंगी क्लास के एंड तक। मिटा दिया जाए इस सवाल को। नहीं नहीं नहीं, वो आ रहे हैं भाई। तो प्रॉफिट, एसेट्स और लाइबिलिटीज गलत वाले दिए हुए हैं। मत छेड़ा करें। वाइल रिव्यूइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिव्यू करते हुए ही नोटेड द फॉलोइंग इश्यूज required. Determine the revised amounts of profit, revised amounts of assets. Yellow shirt, I will beat you. And total liabilities after incorporating the impact of above adjustments, if any. Well, I don't think so that there will be any change. चलो अभी अगला सवाल करें। क्या करवाना है इसी? क्या करना है? इसी को हल्की आंच पे चला दो। While reviewing the financial statements, he noted the following issues. At T17, dismantling related to plant has increased from 30 to 40 at T17। यकीन कर लिया करें ना, उस पर आप चेक कर रहे होते हैं साथ साथ कितना हो रहा है टेम्परेचर। जहाज में जाके भी ये हरकतें कर रहे होते हैं लोग। अच्छा नहीं, टेम्परेचर ज़्यादा काम आप करवाएं, वो मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अब जो बंदे को कह दिया अगला कर देगा, मैं ये कह रहा हूँ एतमाद करें। एट 30/2017 डिसमेंटलिंग कॉस्ट रिलेटिंग टू अ प्लांट हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम इतने टू इतने। फर्दर ये मेरे ख्याल से चुड़ैल आ गई हैं। फर्दर फेयर वैल्यू लेवल देखें, दोनों अगर इकट्ठे आए, फर्दर फेयर वैल्यू ऑफ द प्लानट ऑन दैट डेट वाज असेस्ड एट 112 नेट। यार कभी ग्रॉस भी दे दे जिंदगी में हमें। नो अकाउंटिंग एंट्रीज हैव बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ चुड़ैल एंड डैन। ना चुड़ैल की एंट्रीज की ना डैन की एंट्रीज की। उधर हमने चुड़ैल को बंद की थी, इधर चुड़ैल नुमा डैन को देख के आंखें बंद कर ली, दोनों को देख के आंखें बंद कर ली। द प्लानट है यार यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years। प्लांट की यूजफुल लाइफ कितनी है? व्हेन इट परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2015। अच्छा ये 2 साल पहले खरीदा है। अच्छा, द कैरिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड रिलेटेड रीवैल्यूएशन सरप्लस इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज इतने आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑफ 17 एंड इतने आफ्टर ट्रांसफरिंग रशीद कॉस्ट। रशीद कौन? रशीद पढ़ ले मैनू का अमजद नहीं देती थी इस बारी होना। रशीद और अमजद सर जोड़ के बैठ गए। रशीद लाइफ ओए ओए हाँ रशीद पुट्ठी वर्किंग करिए जान दे यार।
अच्छा जी, डिटरमिन द रिवाइज्ड अमाउंट्स। तो ये जो डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड हुई है ना, और जो सरप्लस रिटेन अर्निंग में शिफ्ट हुआ है, असल में हमें इस पे एतराज़ नहीं है, इसलिए मैं रिवर्स वर्किंग नहीं करूँगा। द रीज़न इज़ कि रीवैल्यूएशन और डिसमेंटलिंग का एस्टीमेट साल के एंड पे रिवाइज हुआ है। एक लफ्ज़ अंडरलाइन करें, एट, तो साल के एंड पे रिवाइज हुआ है। तो अल्लाह का शुक्र है 30/6/17 की डेप्रीसिएशन पे भी हमें एतराज़ नहीं, और 30/6/17 की डेप्रीसिएशन जो रिटेन्ड अर्निंग में कोई ट्रांसफ़र हुई उस पे भी हमें एतराज़ नहीं है। मेरे ख्याल से ये चलता चलता सवाल इसने पकड़ा दिया बीच में से। तो थोड़ा सा मैं आपके सामने खोलता हूँ डेटा, शायद आपको ये बात क्लियर हो। तो इसमें डेट 1 जुलाई 2015। अच्छा, मेरी ये एक फीलिंग है, अगर आप थोड़ा सा मेरे से एग्री करें, बट आई फील, मेरी एक फीलिंग है कि 30 जून 17 को रिवैल्यूएशन हुई है, ठीक है, और 30 जून 17 को एस्टीमेट रिवाइज हुआ है, बट वो इसी में दिखा दूंगा आपको क्लास के बाद 30 जून 17 को डिसमेंटलिंग रिवाइज हुई है और 30 जून 17 को रिवैल्यूएशन हुई है। लेकिन फिर क्यों रिवैल्यूएशन ऑलरेडी किताबों में नजर आ रही है? व्हाट आई फील इज व्हाट यू गेट इज 30 जून 16 को भी कोई रिवैल्यूएशन हुई होगी। दैट्स वाई कहानी यहां तक पहुंची है ना। तो एक रिवैल्यूएशन तो इसने रिकॉर्ड ही नहीं की, कौन सी वाली? 30 जून 17 वाली, और किताबों में ऑलरेडी रिवैल्यूएशंस की चीजें आ रही हैं। तो एसेट खरीदते कौन से 50 साल हुए हैं सरकार? एसेट खरीदे कितने साल हुए हैं? 2 साल हुए हैं। तो एक 30 जून 16 का ईयर एंड, एक 30 जून 17 का ईयर एंड, हमारे साथ रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड नहीं हुई, नो अकाउंटिंग एंट्रीज। हमारे साथ डिसमेंटलिंग की कॉस्ट का एस्टीमेट रिवाइज किया, वो नहीं रिकॉर्ड हुआ। तो क्या हो गया होगा? पिछले साल शायद मेरे ख्याल से रिवैल्यूएशन हुई हो, व्हाट आई थिंक, मेरा ख्याल है पिछले साल शायद रिवैल्यूएशन हुई होगी। तो अब हमारे साल के एंड पे भी रिवैल्यूएशन हो रही है, बट फिर भी मुझे उस डेटे का कुछ करना नहीं है। लेकिन इतना कम से कम आपको सोच जरूर लेना चाहिए था कि फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस किताबों में क्यों नजर आ रही हैं अगर रिवैल्यूएशन नहीं हुई। 16 के एंड पे रिवैल्यूएशन हुई होगी ना, 16 के एंड पे। तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ को स्क्रैप करें, और अगर आप चाहते हैं तो मैं वैसे डिटेल में चला जाता हूँ, लेकिन उस डिटेल में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, वो डिटेल उनसे कौन सी है, हल्की सी डिटेल है, इनमें कौन से 15 साल हैं कि 1 जुलाई 15 को एसेट खरीदा होगा, 30 जून 16 को डिप्रिशिएट किया होगा, फिर देनबाजी आई होंगी, और छोड़ उसको भी, 30 जून 16 को रीवैल्यूड अमाउंट आई होगी, और 30 जून 16 को रिवैल्यूएशन सरप्लस टाइप कोई चीज आई होगी, तभी तो वो ट्रांसफर हो रहा है। और मैंने 30 जून 17 की डेप्रिसिएशन निकाली होगी, और 30 जून 17 पे खड़े होकर कुछ ना कुछ कैरिंग अमाउंट्स आ रही होंगी। अब 2 चीजें मैंने रिकॉर्ड नहीं की, 30 जून 17 की रिवैल्यूएशन और 30 जून 17 की प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। ये 2 चीजें मैंने रिकॉर्ड नहीं की। मेरे ख्याल से ये स्टोरी पास्ट की है। अब मुझे बताएं व्हाट इज दिस? द कैरिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड रिलेटेड सरप्लस इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर 135 आफ्टर 17 की डेप्रिसिएशन एंड 3.15 आफ्टर 17 का सरप्लस ट्रांसफर हो गया रिटेन्ड अर्निंग में। व्हाट आई फील के इनके बाद वाली फिगर दे रहा है, इनके बाद वाली फिगर दे रहा है जी। ये वैल्यू कितनी है? 135.4। कोई ना कोई डेप्रिसिएशन के बाद वाली फिगर, और सरप्लस ट्रांसफर के बाद वाली 3.
यस एग्जामिनर डू हैज़ द राइट, उसने ये वाली फिगर आप पे छोड़ दी है, ये इंशाल्लाह आप ओरिजिनल वाली फिगर खुद निकाल लेंगे। ये फिगर उसने आप पे छोड़ दी है, ये फिगर आप निकाल लें। उसके बाद दो चीज़ें उसने की ही नहीं, तो मैं दो चीज़ें अभी इंशाल्लाह आपको कर दूंगा, दो चीज़ें कर दूंगा। सवाल की एक दफ़ा थीम समझें, ये लिख लें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। सवाल की एक दफ़ा थीम समझ लें। एट 317 डिसमेंटलिंग हुई, फर्दर फेयर वैल्यू हुई, नो अकाउंटिंग एंट्रीज हैव बीन मेड फॉर डिसमेंटलिंग एंड फॉर रिवैल्यूएशन। एट 317 ये दो एंट्रीज हमने नहीं की। भाई चुप ना, व्हाट इज दिस? एट 317 ये दो एंट्रीज नहीं हुई। हमने कहा अच्छा ओके हम मानते हैं, चलो आगे बोलो। कहते हैं ये प्लांट खरीदा है पिछले साल के पहले दिन और इसकी बुक वैल्यू मैं आपको ना 317 की दे रहा हूं इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुकी हैं 317 की। तो कहते हैं मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वैल्यूज दे रहा हूं, मैं आपको बुक वैल्यू दे देता हूं प्लांट की आफ्टर डेप्रिसिएशन वगैरह, और सरप्लस कोई हो था पुराना, मैंने उसे रिटेन अर्निंग में शिफ्ट कर दिया है, उसके बाद का आपको सरप्लस का बैलेंस भी दे देता हूं। तो व्हाट आई थिंक कि एसेट इसने खुद डेप्रिशिएट करके मुझे दे दिया है, और डेप्रिसिएशन को मैंने इसलिए नहीं छेड़ना कि रिवैल्यूएशन वगैरह मेरे साल के एंड पे हो रही है, तो चुड़ैल वगैरह और डैन वगैरह जब आएगी तो अगले साल की फिर रिमेनिंग लाइफ निकालेगी, वो अलग बहस है। और प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग ये ऑब्वियसली अभी पुराने एस्टीमेट वाली चल रही होगी, नए वाली तो हमने रिकॉर्ड करनी है। एक फिक्र हम बोलते थे यहां तक आएंगे तो आगे चलेंगे ना, तो पहले यहां तक आ जाएं। अब मुझे बता दें कितने साल हो गए? 2 साल गुजर गए, टोटल कितने साल बकाया? 3। तो 3 साल बाद डिसमेंटल होने, लेकिन पुरानी डिसमेंटलिंग उठाएंगे या नई? पुरानी डिसमेंटलिंग। एट 3 डिसमेंटलिंग वाज रिवाइज्ड फ्रॉम इतने टू इतने, बट न्यू वाज नॉट इनकॉर्पोरेटेड, इट मींस ओल्ड वाज देयर। तो व्हाट इज ओल्ड? 30। तो पहले ऐसा करें, सवाल ना 317 को दो गलतियां बता रहे, तो मुझे 317 तक आने दें। जब मैं आ जाऊं 317 पे, फिर आपने जो करवाना है मुझे करवाइएगा। -3। 2 साल हो गए ना, वो जो कैरिंग अमाउंट एज ऑन वाली फिक्रा लिखते थे 23.8। That can be called as unadjusted debt of question. Now we will post the adjustments. बता देता फिर जो भी करना। जी हाँ जी, इसको कर देते हैं 18-19 पे कर दें। अच्छा आप 21 बता दें, आप 19 बता दें, हम फिर पूरी क्लास में ये डिसाइड करते रहते हैं। यार इसको उतरवा दो। अच्छा बात को आखिर तक ना पहुंचाया करो। अच्छा पहले डीकमीशनिंग का एस्टीमेट रिवाइज करें या पहले रिवैल्यू करें? इसकी मैं आपको वजह बता दूंगा, कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। पहले आप नहीं मैं वजह बताता हूँ, फिर वजह बताऊंगा, आप कहेंगे अच्छा हाँ अच्छा। तो लिखें पहले डीकमीशनिंग किया करेंगे, फिर बाद में रिवैल्यूएशन। पहले डीकमीशनिंग फिर बाद में रिवैल्यूएशन। इकट्ठी आ गई ना दोनों, अब एक एक करके दोनों को ज़रा सेट करें। पहले डीकमीशनिंग, अभी तक चुड़ैल और डैन ही नहीं हो रहा, सवाल खत्म होने वाले हैं। पहले चुड़ैल फिर डैन, पहले डीकमीशनिंग और फिर रिवैल्यूएशन। अब आप करें इंशाल्लाह 90% बच्चे सही करेंगे। थोड़ा सा मैं हिंट दे दूँ, आप यहाँ क्या लिखेंगे? आप
30/9/2000 रिवाइज सी है। करें कोशिश। उसको कहाँ से लाएंगे? वो जो हमारी चुड़ैल है उसे कहाँ से लाएंगे? इधर से। और डाइंग को इधर से आएंगे। चुड़ैल पहले सेट कर लेते हैं हम लोग, फिर आगे चलते हैं। हाइब्रिड में कुछ रोज हैं जहाँ कैलकुलेटर नहीं नजर आ रहा, तो ऊपर रख लें। शुक्रिया। रिवाइज कैरिंग अमाउंट इधर से शुरू करें। 40 इंटू 1.3 21 पॉइंट चलिए तसल्ली से एंट्री सोचें, तसल्ली से। अब रिवैल्यूएशन मॉडल रिवाइज हो रहा है। प्रोविजन बढ़ना गम की बात है। गम आम हालात में प्लीज़ P&L में जाता है, लेकिन अगर पहले से सरप्लस पड़ा हो उसे ख़त्म करेगा। तो अब मैंने कहा था जनरल एंट्री बोलें। प्रोविजन क्रेडिट सरप्लस इन OCI डेबिट। ये क्या करवा रहे हैं आप लोग? 8 को 3.1, अच्छा 3.1 फिर ठीक है, सॉरी 4.85। गम आम हालात में P&L में जाता है, लेकिन अगर सरप्लस पड़ा हो तो उसको खाने में इस्तेमाल होता है। 30/17 चेंज इन एस्टिमेट। उसी रेट पे दोबारा। अब इसको इधर से लाइएगा। रीवैल्यूड अमाउंट भाईजान ये वजह थी असल में रीवैल्यूड अमाउंट में लेटेस्ट वाला जो है वो प्रोविजन वाला बैलेंस जाना चाहिए। वो गलत बैलेंस उठाने का डर था, इसलिए पहले जो है वो चेंज इन एस्टीमेट किया करेंगे, वरना वो रीवैल्यूड अमाउंट में गलत फिगर आपने उठा लेनी है। तो इंशाल्लाह इससे एरर से बच जाएंगे। अच्छा जी, व्हाट इज द फेयर वैल्यू नेट ऑफ डिसमेंटलिंग, बट व्हाट इज नाउ डिसमेंटलिंग आजकल सही वाली 31.8। अब आप इधर से लेके जाएं। अब ये तो यार पुरानी चीज़ें हैं, ये तो IAS 16 वाली चीज़ें हैं। क्या आ गया है? सरप्लस। पहले से क्या पड़ा हुआ है? ये तो अब ये तो पुरानी चीज़ें हैं, ये तो याद ही होंगी। सरप्लस आ गया, पहले से लॉस पड़ा हुआ है। क्या करें? सरप्लस को ख़त्म करें, लॉस को ख़त्म करें और सरप्लस बुक कर लें। हाँ, डिसमेंटलिंग इसमें नहीं डाली हुई, इस मार्केट वैल्यू में डिसमेंटलिंग नहीं डाली हुई।
कोई मुझे जवाब दे कि मैंने दो तरह क्यों नहीं कैलकुलेशन की, कुछ हुआ था, कुछ होना चाहिए था, मैंने दो तरह कैलकुलेशन क्यों नहीं की पिछले सवाल की तरह। असल में ना उसने साल के एंड की दो एंट्रीज मिस की हुई थी, तो बस वो साल की एंड की एंट्रीज हैं, उनकी बेस पे कुछ आगे है नहीं, तो मैंने वो दो एंट्री जो उसने मिस की हुई थी वो कर दी, आगे तो कोई फिगर्स है ही नहीं, तो उसमें एस्टीमेट रिवाइज होकर भी डेप्शन भी रिवाइज होनी थी पिछले सवाल में। तो इसमें क्या, इसमें पिछले सवाल में साल के शुरू में मसला था, यकम जनवरी 19 को मसला था, तो फिर वो डेप्शंस वगैरह भी गलत थी, तो मुझे दो तरह कैलकुलेशन करनी पड़ी। इस सवाल में गलती तो हुई, लेकिन गलती हुई सिर्फ कब, साल के एंड पे, तो जो गलती हुई वो मैंने अब इधर डाल दी है। अब एंट्रीज क्या बनेंगी जो अकाउंटेंट ने नहीं की, भाईजान यहां तक कर दी है, ये भी कर दी है, ये इंटरेस्ट की भी कर दी होगी, यहां तक कर चुके हैं वो एंट्रीज। मैंने क्या अब एंट्रीज करनी है, चेंज इन एस्टीमेट की, बोलें प्रोविजन से चलें, प्रोविजन बढ़ाएं, अच्छा 8.0 है, सरप्लस इन ओसीआई, चलें जी दूसरी एंट्री। नहीं अब मैं क्या करूं, एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे पड़ा है, मुझे अकाउंट डिडक्शन अवेलेबल ही नहीं है, तो मैं वार्म अप की एंट्री कैसे करूं। वार्म अप की एंट्री तो तब करता ना जब कोई डेप्रिसिएशन वगैरह अकोमोलेटेड मेरे हाथ में होती, डिडक्शन अभी मेरे हाथ में ही नहीं है, मैं क्या करूं। एसेट डेबिट, चलो तरतीब से चलो 3 पॉइंट, ठीक है वो सही है, एग्रीड, वहां बैलेंसिंग की मेहनत कर ली तो दोबारा क्यों करनी है। 4.85, इट इज स्टिल वर्किंग। अब मेन सवाल की तरफ मूव करते हैं। कई दफ़ा ना बातें आसान लिखी होती हैं, ऐसे हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। कैरिंग अमाउंट इज आफ्टर डेप्शन, कैरिंग अमाउंट इज आफ्टर, अच्छा होती है डेप्शन के बाद वाली है, तो कई दफ़ा बातें आसान लिखी होती हैं ब्रैकेट में, वो ब्रैकेट में ये लिखा होता है डेप्शन के बाद वाली कैरिंग अमाउंट, हाँ वैसे होती तो डेप्शन के बाद वाली है वैसे। हाँ जी भाई, किनको एक ही एडजस्टमेंट में कैटर करना, तो यार अब असल में ना टीचर के साथ एक मसला ये होता है कि बच्चे क्लास के बाद आके पूछते हैं इस सवाल में आपने ऐसे किया था, इसमें ऐसे किया था, तो इसमें अब आपने शॉर्टकट क्यों लगाया, तो वो टीचर काफ़ी तजर्बे से वो फिर तजर्बे पे पहुँचता है कि जिस तरह की तरह चल रहे हो उसी तरह चलो, ना छेड़ मलंगा नहीं। ओके, अनएडजस्टेड फिगर्स, जी भाईजान, प्रॉफिट्स पूरा लिखना है पेपर में, 125,1420,925। जी इक्विटी, ये रेक्टिफाइंग एंट्रीज हैं, दीज आर रेक्टिफाइंग एंट्रीज, जस्ट पोस्ट देम, दीज आर ओरिजिनल, these are original, no entries have been passed, these are not passed, these are original, these are not passed, these are to be passed। अब कोई रेक्टिफाइंग नहीं है, ये दो एंट्रीज ही ओरिजिनल है और यही हुई नहीं और यही रेक्टिफाइंग है। इक्विटी डेबिट होगी भाई, इक्विटी पे इफेक्ट मांगा नहीं उसने, सरप्लस इक्विटी का आइटम है, इक्विटी डेबिट होगी, इक्विटी का इफेक्ट उसने मांगा नहीं, मांगता तो मैं इक्विटी डेबिट कर देता। इक्विटी डेबिट, खर्चा डेबिट, खर्चा डेबिट, खर्चा, प्रॉफिट पे तो कोई इंपैक्ट पड़ा नहीं, तो
खर्चा ये ओरिजिनल और रॉन्ग नहीं है ਇਹਨੂੰ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰਿਓ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਤੀਜੀ रेक्टिफाइंग एंट्री ਕੱਢੀ ਹੋਇਆ पागल हो यार ये खुदा को ऐसे साइंस ना मार दीजिएगा क्लास में ठीक है जी खर्चा कितने से बढ़ना चाहिए खर्चा कितने से कम होना चाहिए बस छोड़ें अब क्या करूं मैं छोड़ें प्रॉफिट पे इम्पैक्ट जीरो बस छोड़ें अच्छा ये मैंने देख लिया ये मैंने देख लिया ये मैंने देख लिया अच्छा कर दो यार अच्छा जी लाइबिलिटी क्रेडिट्स बस लाइबिलिटी क्रेडिट इंक्रीज कितने से 8 से इसको टेक कर लें एसेट डेबिट 8.4 से इक्विटी क्रेडिट्स इक्विटी तो मांगी नहीं इक्विटी क्रेडिट नो इफेक्ट 142.8 adjusted figures भी मांगे so you're supposed to pick the figures and you're supposed to post equity no left खर्चा खुशी no left liability बढ़ाएं asset बढ़ाएं people think it like that we are doing some extra things in extra classes and I'm talking about you and you yourself is thinking that sitting here that वो काम जो घर में करना था वो इकट्ठे बैठ के कर रहे हैं feel like home so that is the difference between सोच से असल में काफ़ी फ़र्क पड़ता है कैसे आप चीज़ों को सोचते हैं कई दफ़ा जहाज आपको छोटा सा नज़र आ रहा होता है अब वो बहुत दूर अच्छा जी भाई मैंने कहा था आज तो ऐसे ही हल्की फुल्की डोज है एपिटाइज़र टाइप इससे आपको बस भूख लग जाएगी रात को अच्छा लग गई है इट्स अ प्रॉब्लम ये तो आप में मसला है दोपहर का खाना ना खाने वालों में मसला होता है इनको ना असर के टाइम भूख लगने लग जाती है नहीं कोई पार्ट नहीं बनाने इसके ये पूरी पार्टी हो रही है आज अच्छा आपके बुक में सबसे एंड के ऊपर एक सफ़ा डाला हुआ है वॉल्यूम 1 से निकाल के IFRS 9 ABCDEFGHIJ के LMNO P मिल गया 100 पेजेस में ओके अल्हम्दुलिल्लाह दिस ऑल हैव ऑलरेडी बीन डन बाय यू ये सब कुछ आप ऑलरेडी कर चुके हैं मैं सिर्फ इनको इकट्ठा सामने सारे अकाउंट्स को आज बनाने लगा हूँ जैसे मैं आपको कहूँ इन्वेंट्री में एक FIFO मेथड है एक LIFO मेथड है एक वेटेड एवरेज मेथड है तो फील लाइक दैट अगर आप लेस देन 20% शेयर्स खरीदते हैं किसी कंपनी के तो आपने उस पर लगाना है IFRS 9
भाई बड़े लेवल की बातें होने लगी हैं, ये आपके वॉल्यूम 2 के अंदर सबसे आखिरी सफ़ों में कहीं होगा। आप अच्छा, पठान नहीं मिल रहा, लास्ट 4 सो मुझे बोल लेने दें। IFRS 9 डील करेगा अगर आप शेयर्स खरीदें 20% से कम, लेकिन अगर आप 20 से 50% शेयर खरीदें PTCL, अगर आप PTCL के अकाउंटेंट बन के सोचिएगा, तो जब आप एक बात आज नहीं बताने लगा हूं, बट अकाउंटिंग सबकी आती है, आपको बात नहीं होगी। जब आप बीइंग अ PTCL बात करें ना, तो बीइंग अ PTCL आपने अपनी सेपरेट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनानी है और आपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनानी है। यहां मैंने PTCL का लफ्ज डाला है, जरा डालें, इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ PTCL। ये काला काला है, धोखा लग रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा, ऑफ PTCL डालें लफ्ज। अच्छा, जब मैं PTCL का अकाउंटेंट हूं तो मेरे पास एक अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी होंगी, एक आएंगी सब्सिडरी वगैरह की या किसी की भी, और उसके बाद मैं क्या बनाऊंगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब PTCL ने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं, इसके पास नो ऑप्शन लेफ्ट एक्सेप्ट टू प्रिपेयर वर्किंग 7 एंड वर्किंग 5.1। द मेथड नेम इज इक्विटी अकाउंटिंग, equity method of accounting. In consolidated financial statements, parent will apply equity method. Agreed? Next. However, in separate financial statements, the parent has 3 choices. The parent has 3 choices. Keep the investment at historical cost. Keep the investment under IFRS 9. सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मर्जी आपकी, हालांकि 20% से ऊपर शेयर है, IFRS 9 फेयर वैल्यूज पे ले जाएं, और कीप देम अंडर द इक्विटी मेथड। हमने जितने सवाल किए और हमें जो पेपर में सवाल आएंगे वो नहीं, एक मिनट प्लीज 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 प्लीज, वो ये होते थे कंसोलिडेशन में कि सेपरेट किताबों में इन्वेस्टमेंट्स के साथ लिखा होता था एट कॉस्ट। आप पूछा करते थे ये क्या है, तो मैं कहता था ये सऊदी किंग या फिर पुराने ओनर को एसोसिएट के पेमेंट की है। इन्वेस्टमेंट्स के साथ लिखा होता था एट कॉस्ट। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें जितनी पेपर में अवेलेबल होंगी इंशाल्लाह, उनमें लिखा होगा इन्वेस्टमेंट्स एट, और हम इनको किस मेथड पे ले जाते थे, कंसोलिडेशन करते हुए इक्विटी मेथड पे ले जाते थे। लेकिन पेपर में अब ऐसे सवाल भी आ रहे हैं कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सारी ऑप्शन से अकाउंटिंग करके दिखा दो। इट हैज नथिंग टू डू विद द टॉपिक ऑफ कंसोलिडेशन। नाउ टुडेज डिस्कशन इज नॉट अबाउट कंसोलिडेशन, टुडेज डिस्कशन इज अबाउट कंसोलिडेशन। इन कंसोलिडेशन वी हैव नो ऑप्शन, मैं उर्दू कह रहा था कि कंसोलिडेशन में वर्किंग 7 और 5.1 नहीं करनी है और कोई चारा नहीं है। आज हम किसकी बात करने लगे हैं, PTCL की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर के पेपर में आ जाएं तो उनमें 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। या तो आप किस पे रखें चीजों को, कॉस्ट पे, या आप फेयर वैल्यू पे, IFRS 9 की अकाउंटिंग आती है, या ये वाली अकाउंटिंग मैंने आपको कभी नहीं करवाई हुई, ये सांसी अकाउंटिंग है, ये बचपन वाली अकाउंटिंग है। शेयर खरीदो, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, जितना डिविडेंड आए कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट, या रिसीवेबल है तो रिसीवेबल डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट। ये सांसी अकाउंटिंग है, ये मैंने आज तक कभी नहीं कराई, ये बचपन वाली अकाउंटिंग है। जैसे हम मोटरसाइकिल खरीदो, मोटरसाइकिल डेबिट कैश क्रेडिट, किराए पे दे दो कैश डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट। तो इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट ये सबसे आसान अकाउंटिंग है। अब ये 3 मॉडल्स को सामने रखकर मैं आपके सामने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में समझ लें फाइफो लगाने लगा हूं, वेटेड एवरेज लगाने लगा हूं, और लाइफो टाइप, लाइफो तो वैसे अलाउड नहीं है इन्वेंट्री में, तो उस तरह के मैं कोई 3 मेथड्स आपके सामने करने लगा हूं। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेरे पास चॉइस अवेलेबल है, ईदर टू कीप इन्वेस्टमेंट्स एट और टू कीप इन्वेस्टमेंट्स एट फेयर वैल्यू अंडर IFRS 9, देन चॉइस इज अवेलेबल, or to keep them at
इक्विटी मेथड। अब सवाल क्या आ रहे हैं पेपर में? सवाल पेपर में ये आ रहे हैं कि इस पे रखना था, इस पे रख लिया, रेक्टिफाइंग एंट्रीज कर दो। वो IFRS 9 में एक सवाल छुड़वाया हुआ है, पार्ट ए या पार्ट बी किसी का, वो ये वाला सवाल था, आसान सा। तो फॉरेक्स ये एडजस्टमेंट्स हैं, आप लोगों ने खुद इंशाल्लाह मुझे बतानी है, सारी की हुई है। ये वर्किंग 7 वाला टी अकाउंट बन जाएगा, ये IFRS 9 वाला बन जाएगा। ये अगर कोई नई चीज़ इसमें आई तो मुझे बता दीजिएगा, बचपन वाली चीज़ें हैं सारी। तो अब आप लोगों ने नीचे बस सोल्यूशन पे चाहती नहीं मारनी। KL acquired 30% shares in HL. KL is like PTCL and HL is like Ufone, Royal Fan Associate. On Yakam January 19, both companies year end is 31 December 19. Following are the details. KL purchased 30% share at cost of 30 million. HL profit for the year is, बोलें HL profit for the year is 10 million. HL distributed dividend of 4 million. Fair value at year end is 34 million. अब आपका 32 मिलियन। अब आपका चैलेंज क्या हुआ करेगा? किस मेथड में कौन सी इंफॉर्मेशन इग्नोर करनी है, आपका ये चैलेंज हुआ करेगा। अब ऐसा करें, आप लोग ना मुझे बता दें कि आप लोगों को माशाल्लाह सारी अकाउंटिंग पिछली वाली आती है। मुझे बताएं, अगर मैं चीज़ों को कॉस्ट पे रखना चाहूँ, मैं ना सबर, कोई रट्टा नहीं मारना, कोई क्या होने लगे, आपने खुद बताना है यस और नो। अगर मैं चीज़ों को कॉस्ट पे रखूँ तो मुझे एज अ स्टार्टिंग पॉइंट कॉस्ट चाहिए, मुझे प्रॉफिट चाहिए, पोस्ट पैट मैं इधर लेके आऊँगा, फिर आपको मेरी बात समझ आएगी। पोस्ट पैट मुझे इधर चाहिए होगा, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए। यार दानिश क्या कर रहे हो? अगर मैं चीज़ों को कॉस्ट पे रखूं, आज पेज फूड पड़ जानी है। अगर मैं चीज़ों को कॉस्ट पे रखूं, मुझे कॉस्ट चाहिए, मुझे प्रॉफिट्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए? डिविडेंड। मुझे फेयर वैल्यू नहीं चाहिए। क्यों? समझ आ गया? कॉस्ट पर किन दो चीज़ों को लिफ्ट करानी है, कुछ नोट नहीं करना, समरी मैं खुद बनवाऊंगा। अभी मैं लॉजिक पे चीज़ें याद करवा रहा हूं। अगर मैं IFRS 9 फॉलो करूं और फर्ज कर लें FVTPL पे रखूं या FVTOCI पे रखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एज अ स्टार्टिंग पॉइंट कॉस्ट चाहिए। IFRS 9 में प्रॉफिट्स नहीं दिए होते थे और चाहिए भी नहीं। IFRS 9 में प्रॉफिट्स नहीं दिए होते थे और चाहिए भी नहीं। IFRS 9 में डिविडेंड जाता था अदर इनकम में। IFRS 9 में फेयर वैल्यू आती थी। डन। वर्किंग 7, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, पोस्ट पैट माइनस डिविडेंड। नो, फेयर वैल्यू नहीं चाहिए भाईजान, कैरिड ऑन बैलेंसिंग आता था। तो ये आई वॉज ट्राइंग टू से यू कि आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें सारी पता हैं और लॉजिक पे भी मेरे साथ समझ लें ताकि रट्टा ना मारना पड़े। ओके, आई लाइक कॉस्ट मॉडल। ठीक है सर, आपकी मर्जी है। आई लाइक कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट चाहिए, अच्छा प्रॉफिट से तो नहीं खेलना। डिविडेंड चाहिए, कॉस्ट मॉडल है। फेयर वैल्यू चाहिए। वेल गाइस, आई हैव चेंज्ड माय चॉइसेस। आई लाइक IFRS, आई लाइक फेयर वैल्यूज, आई लाइक फेयर वैल्यूज। कॉस्ट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट पता है वर्किंग 7 में जाता है, बस छोड़ें। प्रॉफिट चाहिए नहीं, प्रॉफिट में से जो मिला वो चाहिए। आई एम फॉलोइंग फेयर वैल्यू मॉडल। 32 चाहिए। आई एम फॉलोइंग नो इक्विटी मेथड। एज अ स्टार्टिंग पॉइंट कॉस्ट चाहिए। वर्किंग 7, पोस्ट पैट चाहिए, पोस्ट पैट। नेक्स्ट माइनस डिविडेंड। फेयर वैल्यू चाहिए IAS 28 में? ना 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 ना, फेयर वैल्यू नहीं चाहिए। आप एग्री करें मेरे से दानिश ऊपर देख के, फिर पहले एग्री करें। नहीं, तरतीब से चला, आसान से। कॉस्ट मॉडल में डिविडेंड चाहिए, प्रॉफिट, फेयर वैल्यू, वाई। कॉस्ट मॉडल, जवाब भी तो देना। कॉस्ट मॉडल IFRS 9 एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। कॉस्ट तो मैंने सॉरी दी नहीं। डिविडेंड चाहिए, IFRS 9 में आता था डिविडेंड मेरे ख्याल से।
प्रॉफिट सिर्फ इधर चाहिए होता है, फेयर वैल्यू तो चाहिए IFRS 9 में, वरना 4 डालना है। और वर्किंग 7 याद हो किसी को क्या क्या चाहिए? वो कॉस्ट तो यार मैंने दी नहीं ना, वो बाकी चीजें बताओ। डिविडेंड चाहिए, पैट चाहिए, चलिए नोट करें, फिर मैं आपको सवाल करा देता हूँ। अब तो बस टाइम ज़ाया करना है। इन्वेस्टमेंट के कितनी तरह अकाउंट बनाएं? 3 तरह, तीनों मॉडल्स में अकाउंट बना लेते हैं। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितनी किस्म की अकाउंटिंग की इजाज़त है? 3 तरह की। याद हो गया या घर जाके इसको भी एक मसला बना के याद करेंगे? बस पैट याद रखें किसमें चाहिए? इक्विटी मेथड में। यार फेयर वैल्यू मॉडल तो IFRS 9 वाला है ना, वो लगा देंगे इंशाल्लाह। IFRS 9 वाला कुछ भी नहीं, वो कॉस्ट भी होती थी, कैरी डाउन फेयर वैल्यू होती थी, बैलेंसिंग गेन लॉस आ जाता था। अभी करूंगा, याद आ जाएगा। डिविडेंड IFRS ये सब करता हूँ मैं, पहले मैं टी अकाउंट्स बनवा देता हूँ, फिर आपके सवाल ले लूंगा। पानी चाहिए उसको? Catch it man, who is in need of it? You are in need of it. हाइब्रिड में पिछली रो वाले के सर पे हाथ रखें। Can't reach. I really appreciate who tried at least. We are very happy today. Tomorrow is Sunday. लुट मचा के पढ़ेंगे। ये जॉन के साथ रह रहे हो आजकल? अच्छा, हैरी के साथ, सिम्पसन के साथ? ओके, इधर आई कैन कीप एट कॉस्ट, either I can keep at fair value, either I can apply equity method. ऐसा करते हैं, तीनों में ना पहले टी अकाउंट खोल लेते हैं, बाकी चीजें बाद में करेंगे। तीनों में पहले टी अकाउंट खोल लेते हैं। चलें एक एक करके साथ साथ एंट्रीज भी करते रहेंगे। खैर है, चलो एक एक करके एंट्रीज भी करते रहेंगे। कॉस्ट मॉडल से मैं शुरू करता हूं। मुझे कॉस्ट चाहिए और क्या चाहिए? डिविडेंड। चलें जी स्टार्ट करते हैं। आई एम इन नीड ऑफ कॉस्ट, आई एम इन नीड ऑफ डिविडेंड। बट डिविडेंड जो मुझे मिलना है प्लीज, सारा नहीं। इन्वेस्टमेंट्स कीप एट कॉस्ट। परचेज प्राइस, डेट ऑफ परचेज पहली लाइन में लिखी हुई है जी, 30। कंसिडर इट लाइक लैंड, कीप इट एट कॉस्ट। एंट्रीज, मोटरसाइकिल खरीदा, इन्वेस्टमेंट डेबिट। अब जाहिर बात है डिविडेंड जब कैश में आ रहा होगा तो हम इनकार तो नहीं करेंगे डिविडेंड लेने से। अच्छा, मैं किसी रिदम की वजह से ना, किसी रिदम बनाने की वजह से यहाँ एक एंट्री की जगह छोड़ रहा हूँ ताकि आपको एक रिदम पूरा नजर आए। अच्छा, 31/12 कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट। जो मैंने बातें हाईलाइट की हैं बस वो देखें। HL डिस्ट्रीब्यूटेड, HL या मेरा हिस्सा HL, वी एक्वायर्ड HL, उसने डिविडेंड बांटा 4 में से मेरा कितना? 30%।
It is called as cost model. I think it only deals with the cash type entries बस. Investment debit, cash credit, cash debit, dividend income credit. या अगर कैश नहीं मिला तो रिसीवेबल डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट. सो इट ओनली डील्स विद दिस. अल्हम्दुलिल्लाह IFRS 9 है. अब मेरी मर्जी है मैं FVTPL लगाऊँ FVTOCI लगाऊँ. मैं ज़रा देख लेता हूँ मैंने सोल्यूशन में कौन सा लगाया हुआ है. पेपर में जो कहेगा वो लगा देंगे. मैंने शायद कंजूसी मारी होगी FVTPL लगाया होगा है देखा. हाँ अब पेपर में जो कहेगा वो हम लगा देंगे. फेयर वैल्यू थ्रू P&L. तो FVTPL मॉडल लगाते हैं. अब FVTPL मॉडल अगर किसी को याद नहीं तो डेट इज जस्ट क्लास नंबर 1 ऑफ IFRS 9. चीज़ें हाईलाइट करवा दें. कॉस्ट चाहिए स्टार्ट में, डिविडेंड चाहिए, फेयर वैल्यू चाहिए. अब इस डेटे को सामने रख के यूज़ करें. वर्किंग, हाँ गुड. इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स लफ्स आता था उधर. इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स. यकम जनवरी 32. भाई याद आ गया. कॉस्ट पे खरीदते थे, फेयर वैल्यू पे ले जाते थे. FVTPL मॉडल. ₹30 की एंट्री. ये मैं बताता हूँ मैंने जगह क्यों छोड़ी हुई है. डिविडेंड के लिए मुझे सवाल में करना पड़ेगा. डिविडेंड कितना है सब सारा? 4. मेरे लिए हाँ यार गेन की एंट्री से मैं नीचे कर रहा हूँ ताकि जरा एग्रिज्म रहे चीज़ों का. 31/12/19 डिविडेंड इनकम इन अदर इनकम. भाई चुप रहो, बातें ना करो. 31/12/19. असल में ना इधर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इधर मैं प्रॉफिट से खेलूंगा, इधर मैं डिविडेंड से खेलूंगा और इधर मैं फेयर वैल्यू से खेलूंगा. अब वो जिस मॉडल में खेलना हुआ उसी मॉडल में मैं खेलूंगा ताकि एक रिदम बरकरार रहे. तो इस मॉडल में मेरे ख्याल से मुझे डिविडेंड भी चाहिए, फेयर वैल्यू भी चाहिए. इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, पिछले में फेयर वैल्यू हमने नहीं ली थी. प्रॉफिट तो चाहिए ही नहीं होता, वो बस आखिरी मॉडल में चाहिए हो. अब वर्किंग 7 का न्यू वर्जन. क्लोजिंग माइनस प्री RE गिवन है या पोस्ट पैट माइनस डिविडेंड? पोस्ट पैट माइनस डिविडेंड. लेकिन 3/12 4/12 नहीं 12 करना क्योंकि साल का पहला दिन है. तो ज़रा मुझे हाईलाइट करवा दें चीज़ें. कॉस्ट चाहिए, पैट, डिविडेंड, फेयर वैल्यू नहीं चाहिए. पोस्ट पैट माइनस डिविडेंड. लोग भी पागल हैं. अकाउंटेंट्स ने इन्वेस्टमेंट्स को रिकॉर्ड करने के 3 तरीके निकाले हुए हैं. हर तरीके से कैरिड ऑन डिफरेंट आ रहा है, P&L डिफरेंट बन रहा है. वो अकाउंटेंट्स को खुद नहीं पता क्या करना है. तो अकाउंटेंट्स में 3 फिरके हो गए, उन्होंने तीनों फिरके स्टैंडर्ड में डाल दिए कि तीनों अलाउड हैं. अकाउंटेंट ने कहा जो मर्जी करो, कोई कंक्लूजन ना ड्रॉ किया करो. इधर देखो अपनी तरह से इन्वेस्टमेंट इन, फिर क्या है अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग पढ़ना छोड़ दें. इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स. जी मोहतरम. कॉस्ट 1 जनवरी 19 30. पोस्ट पैट 7% लगानी है. 10 का 30%.
नमाज के बाद तो मैंने बस 2-3 रीस्ट्रक्चरिंग के पास पेपर करवाने हैं। इफ़ एनीवन वांट, अगर किसी ने इट डजंट मीन कि रीस्ट्रक्चरिंग नॉट IAS 37 कि 15-16 नंबर का सवाल आना है। रीस्ट्रक्चरिंग का 3 से 4 नंबर का या 5 नंबर की एडजस्टमेंट आती है, वो अब इन एनी केस अब वो आपकी मर्ज़ी है, आपने लेट के जो है वो संडे को लेनी है, मंडे को लेनी है, ट्यूसडे को लेनी है, बट दैट डिस्कशन हैज़ नथिंग। मैं ये उर्दू में कह रहा हूँ कि वो जो डिस्कशन होगी उसका बाकी क्लासों से कोई लिंक नहीं होगा, इसलिए मैं ऐसे सवाल कराता हूँ कि आप अशश कर उठें। अच्छा जी, मैं ये जज्बा है, आप लोगों के अंदर असल में एक इस्तेदाद पैदा की जा रही है जो आप लोगों को कहाँ तक ले जाएगी। अच्छा ये ना देखें आप, असल में ना भाई ये ना यहाँ पर आके ना आपने डिविडेंड लिखना नहीं है, असल में डिविडेंड उधर लिखवाया जाता था, यहाँ आके इसकी प्रॉपर एंट्री करनी है। असल में ना डिविडेंड रिसीव हो जाता है, तो ये डिविडेंड इनकम में नहीं जाता क्योंकि इनकम ये बुक हो गई है। ब्रैकेट में आप लिख रहे हैं डिविडेंड लिखें, लेकिन प्लीज़ यहाँ जनरल एंट्रीज करनी है मैंने, तो यहाँ कैश में रिसीव होता है, तो कैश डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, वो रिसीवेबल रिसीव हो गया। क्या पूरा 3 या 3 का कुछ हिस्सा, 10 का 30% या 4 का 30%? 4 का 30%, 4 का 30%, 1.2। तो ये थोड़ी सी एक जरा IAS 28 से हटकी चीज, यहाँ कैश लिखिएगा 31.8। अब देखें तीनों मैथड्स में कैरी डाउन में डिफरेंट आ रहा है, कैरी डाउन में डिफरेंट आ रहा है। अच्छा एंट्रीज, इन्वेस्टमेंट डेबिट 36, प्रॉफिट P&L क्रेडिट। खुशी आप इस टॉपिक में आप जरा वसीउन नजर है, आपकी नजर सिर्फ डिविडेंड पे नहीं होती, आपकी नजर बल्कि बिजनेस के पूरे प्रॉफिट्स पे होती है, दैट इज P&L। और आपको फेयर वैल्यू से कंसर्न नहीं है क्योंकि आप ये इक्विटी अकाउंटिंग है, ये आपकी अगले की अर्निंग पे नजर है। और डिविडेंड प्लीज इनकम में डबल नहीं जा सकता, या तो 3 चला जाएगा, और डिविडेंड गया होता था और हम उसको माइनस करके पोस्ट पैड डालते थे बीच में, हमारी नजर डिविडेंड पे नहीं होती इस टॉपिक में। हाँ डिविडेंड आ गया है तो एंट्री तो मजबूरन में करनी है ना, आई हुई चीज का इनकार तो नहीं कर सकते। कैश डेबिट और नहीं ना, डिविडेंड इनकम क्रेडिट होगी तो डबल P&L में चला जाएगा, प्रॉफिट भी डिविडेंड में चला जाएगा और डिविडेंड भी P&L में चला जाएगा, सब कुछ P&L में चला जाएगा। तो ये जरा एंट्री आपके लिए नई है, ये एंट्री की फॉर्म में नहीं है पहली दफा, कैश डेबिट। और इसकी लॉजिक ये बताई थी, देखें इधर, आपने इन्वेस्टमेंट की 30 रुपए की, उसमें ग्रोथ आई 3 की, तो आपने दोस्त को कहा यार वो जो मैंने इन्वेस्टमेंट्स है ना उसमें थोड़ी सी मुझे घर ला के दे दो, मुझे पैसों की जरूरत है। इट इज लाइक दिस, दरख्त आपने लगाया, उस पर इतना फल निकला, इतना आपने उतार लिया, तो दिस एंट्री आई एग्री। ये दोनों एंट्रीज की फॉर्म में आपके लिए नहीं है, वो मैं मानता हूं, टी अकाउंट पुराना है, एंट्रीज शायद आपको थोड़ी थोड़ी नई लग रही हैं। इन्वेस्टमेंट डेबिट P&L क्रेडिट, और बोलें कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट। इतनी इन्वेस्टमेंट मैंने निकलवा ली, इतनी इन्वेस्टमेंट मैंने निकलवा ली। अब आई होप इट इज नॉट टफ एट ऑल, जस्ट नीड के 5-10 मिनट दोबारा लगाएं, लेकिन हम तो इसका अभी बैलेंस शीट और P&L बनाएंगे। और यार प्लीज ऐसे ना, मैं जब बोलूं बैलेंस शीट P&L, क्या व्हाट इज दिस, क्या हुआ बैलेंस शीट P&L, 30, 32 और 31.8 बैलेंस शीट में जाना है, और P&L ओ अच्छा मैं क्या पता नहीं क्यों होने लगा है, और ये भी 2, ठीक है, तो वो मैं सोल्यूशन में आपको दिखा देता हूं। अच्छा जी, पहला मेथड नहीं, ये असल में ना कॉस्ट से, तो यार ये एंट्री तो करनी है ना सब में, ये एंट्री तो फारक करें ना, ये तो मेरी नजर में इंपॉर्टेंट नहीं है एंट्री। प्रॉफिट पे नजर रखनी है नहीं, डिविडेंड पर नजर रखनी है हाँ, फेयर वैल्यू पे नजर रखनी है नहीं। अच्छा प्रॉफिट में सिर्फ इस पे नजर रखनी है
लेकिन इसमें एंट्री थोड़ी डिफरेंट होगी, वो डबल प्रॉफिट रिकॉर्ड हो जाएगा ना वरना। और फेयर वैल्यू नहीं चाहिए, क्यों? फेयर वैल्यू नहीं चाहिए, क्यों? फेयर वैल्यू क्यों चाहिए? फेयर वैल्यू अवेलेबल। क्लियर? अच्छा जी, हाँ जी। डिविडेंड इनकम तो नहीं है ना असल में। देखो उसने 10 रुपये कमाए, सबको 4 दिए, तो मेरे लिए 3 कमाए और मुझे 1.2 मिले, तो मैंने 3 से अपना रिसीवेबल बढ़ा लिया। जिस तरह बैंक कहे कि तुम्हारे लिए 3 रुपये का इंटरेस्ट है, तो मैं कहूँ इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। फिर मैं कहूँ यार थोड़ा सा मुझे घर में चाहिए, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। तो इट इज़ लाइक फल लगे, इट इज़ लाइक प्लक कर लिए। अब दोबारा इनकम तो नहीं रिकॉर्ड कर सकता ना, या तो फलों को लगते हुए खुश हो जाऊं या उतारते हुए खुश हो जाऊं। डबल इनकम रिकॉर्ड करना तो अजीब सी बात हो जाएगी। आपको पता है डिविडेंड प्रॉफिट्स में से बांटा जाता है, तो इधर हम प्रॉफिट को पहले ही रिकॉर्ड कर चुके हैं ना इस मेथड में। तो एंट्री ज़रा समझ लें, 2 हैं, इन्वेस्टमेंट डेबिट खुशी क्रेडिट और कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। अच्छा जी, बैलेंस शीट में 30, 32 और 31.8, 30, 32 और 31.8। P&L में मुराकबे में ना जाया करें, इधर आए। डिविडेंड इनकम, फेयर वैल्यू गेन और शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, ये भी बोल सकते हैं। 3, 1.2 फेयर वैल्यू गेन और 3। ठीक है जी, 30-40% बच्चे को मैं छुट्टी दे रहा हूँ। IFRS, 1 मिनट, एंट्रीज बता दें आखिरी मेथड में। 30 रुपये इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट P&L क्रेडिट और कैश डेबिट। या आखिरी वाली एंट्रीज याद करा दीजिएगा, दोबारा किसी दिन डिस्कस कर लेंगे। अच्छा इधर जरा देखना IFRS 9 किधर है। IFRS 9 DL, भाई हमाद खामोश हो जाओ ना। DL हैज क्लासिफाइड इन्वेस्टमेंट इन जुबलिएंट एज एन इन्वेस्टमेंट इन and accounted for using the despite having no significant influence over, बताएं मतलब बताएं। DL has classified investment in Jubilant as a investment in, उसने इसको इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट समझा है, डिस्पाइट हैविंग नो इन्फ्लुएंस। कहता है मेरी उधर इन्फ्लुएंस चल ही नहीं रहा। तो अब आप मुझे बताएं कि जब मेरा उधर इन्फ्लुएंस चल ही नहीं रहा तो ये मेरी एसोसिएट नहीं है। जब ये मेरी एसोसिएट नहीं है तो फिर ऐसी सूरत में जरा तसल्ली से देख के बताइएगा। ना 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 भाई, कोई जल्दी नहीं। हैंड रिटन पेज इधर किधर है? ABCDEF, अच्छा सॉरी यहाँ है। मुझे तो पता नहीं, ये वाला मेथड लग रहा है। ये लेस देन 20% शेयर बाय किए हुए, क्यों? क्या नहीं है? मेरा इन्फ्लुएंस नहीं है ना उस पर। जब इन्फ्लुएंस नहीं है तो 20-50% पता नहीं शेयर हों भी या है ही नहीं मेरे ख्याल से। तो मेरा इन्फ्लुएंस नहीं है, तो ये कौन सी अकाउंटिंग है? IFRS 9 वाली। अब पता नहीं FETPL है या FETOCI है, जरा सवाल आगे पढ़ते हैं। हाँ जी,
DL has classified the investment as an investment in associate, accounted for using having influence। तो मेरा इस पे चल नहीं रहा, इसलिए IAS 28 टाइप अकाउंटिंग नहीं हो सकती। DL has classified it as an investment in associate, लेकिन मैंने क्या कर दिया है, इन्वेस्टमेंट इन, भाईजान बाय येलो शर्ट, ये लाइन समझना ही पूरा सवाल ही नहीं हो सकना। DL has classified investment as an investment associate and accounted for using equity method. What accounting has been done? Mashallah. What accounting has been done? What accounting has been done? This. It is wrong. Ab. On Yakam February, DL purchased 40,000 shares of JL, representing only 15% shareholding at rupees 80 per share। 40,000 multiplied by 80 क्या आ जाएगी? Cost। On 30 September 2021, JL announced a dividend of rupees 5 per share। The profit, dividend भी आ गया, the profit is 2.4, the fair value was, तसल्ली से बताएं IFRS 9 जब मैं लगाऊंगा तो मैं डिफॉल्ट कैटेगरी यूज करूं या इलेक्टिव मॉडल यूज करूं? कोई बोंगी नहीं मारनी। डिफॉल्ट ABCDEFGHIJKLMNOP। मैं क्यों IFRS 9 में इन इन्वेस्टमेंट्स को फेंकूं? 15% शेयर्स हैं, आई हैव ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर देम एज एन इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड ऑन द इक्विटी मेथड। बट सवाल क्या चाह रहा है, इनको किस में फॉलो कराओ? 15% की वजह से IFRS 9 में कितनी चॉइसेस अवेलेबल हैं? अल्लाह का शुक्र है दोनों से हो सकता है क्योंकि फेयर वैल्यू अवेलेबल है। मैंने क्या कहा था, डिफॉल्ट कैटेगरी क्या है? डिफॉल्ट FATPL। और ये वाली कब लगानी है? जब सवाल कहे कि मैं इनिशियल रिकॉग्निशन पे वादा कर रहा हूं कि मैं इस मॉडल पे जाऊंगा और वापस, तो न्यूमेरिकल में दोनों तरीके लगाएं या दोनों में से एक? अब कौन सा लगा दिया? कौन सा लगाना था? तो ये डेटा आपके सामने घर में बन जाएगा। ये हो जाएंगी रॉन्ग एंट्रीज, ये हो जाएंगी, और स्यापा वही है। आप, मुझे पता है आप लोग ओरिजिनल रॉन्ग देख के परेशान हो जाते हैं, ये कर लेते हैं, बाद में आप सोचते हैं रशीद उन रेक्टिफाइंग किस तरह करनी है। वो इंशाल्लाह वो मसला आपका उसी जगह है, मैं उसका कोई हल नहीं निकाल सकता। तो इन दोनों को सामने रख के आपने देखना होगा रेक्टिफाइंग क्या है, करके आइएगा, इंशाल्लाह डिस्कस कर लें। सादा सी बात यार, इन्वेस्टमेंट 32 से डेबिट हो गई, 32 से होनी चाहिए थी, और देख लीजिएगा कितने से हो गई, तो ट्राई कीजिएगा। ये क्वेश्चन है, मैं बताता हूं ना, वॉल्यूम 1 जी मैं बिल्कुल PDF में डालूंगा ऑब्वियसली। वॉल्यूम 1 क्वेश्चन 5 का 1, वॉल्यूम 1 क्वेश्चन 5 का 1, पेज 682। उठते जाएं, नमाज पढ़ने जाएं। मैं डीकमीशनिंग के 2 सवाल भी होमवर्क में बता दूं, फिर आप लोग उठते जाएं, नमाज पढ़ने के लिए जाएं। PDF में आ जाएंगे ना नमाज के बाद आने, ठीक है। रिस्ट्रक्चरिंग के सवाल, हाँ, तो फिर क्या आने? 40 पे जी बिल्कुल आने। क्या मतलब? तो इसमें मैंने कह दिया ना कितनी, जब तक मेरा दिल चाह, मेरी क्लास है, आधा घंटा पौना घंटा, ओके। यानी यू शुड सरेंडर योर सेल्फ, तन मन धन दे दें। शादियों के लिए 10-10 बजे तक हम शादी हॉल में बैठे हो। अच्छा चलें, अब आप भी जवान जानवन होगी, पहले बताया करें। नहीं बताता आप, आर्टिकल्स में इसी तरह होगा, आप कहेंगे आज 2 घंटे और बैठना है। हाउस जॉब में पूरी रात बिठाई रखते हैं, 48 घंटे में घर जाते हैं। लोगों की मिसालें बड़ी आती हैं, अपनी दफ़ा मिसालें नहीं आती। नहीं यार, रोना आता है इन लोगों को देख के। क्या रिकॉर्डिंग ना बंद करो? रिकॉर्डिंग क्या ऑनलाइन वालों का नहीं हक इस तरह की बातें सुनने का? खड़े हो जो हाशिर, सरगोदा में जल्दी पलंग पे चढ़ जाओ, पंखे को हाथ लगाओ। वो फैसलाबाद वाला कौन सा? नहीं वो इसका दोस्त जो है, यार उसने मुझे कहना है कि आप भूल गए हैं। बुरहान, सॉरी भाई बुरहान, यार तूने फिर शिकवा करना है। अच्छा
इससे हिम्मत है आप लोगों में, कितना जज्बा पैदा हुआ, ये बैग छोड़ के जा रहे हैं। जाए, मैं तो होमवर्क देख रहा हूँ क्या कर देने। चुप करा दो मोबाइल नू, कि कित्थे लेके जाना है। अब्दुल्ला को जहाज़ तैयार रखे मस्जिद जाने के लिए। बंद कर दो यार रिकॉर्डिंग।